गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी मृदा कोलाइड्स की सेकंड क्लास है। ठीक है, हमने पहले क्लास में केवल जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी कि कोलाइड्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी, फादर ऑफ कोलाइड साइंस किसे कहा गया है। देन हमने कोलाइड्स के गुण पढ़े थे, मृदा बाद में मृदा कोलाइड। ठीक है, तो हम लोगों ने जब मृदा कोलाइड पढ़ा था तो मृदा कोलाइड में 4 गुण होते हैं, मतलब कोलाइड्स वाले गुण तो पाए जाएंगे। कौन कौन से? विसंगतता, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, ये सब चीजें तो पाई जाएगी, पर साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा गुण भी पाए जाएंगे मृदा कोलाइड्स में। एक्स्ट्रा गुणों में से हम लोगों ने 3 के बारे में पढ़ लिया था। पहला था ससंजन और आसंजन, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या कहा था कि ससंजन में क्या होता है कि जब 2 समान मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल अगर जल के ही अणु को आकर्षित करेगा तो इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल होगा वो कहलाएगा ससंजन बल। ठीक है, ये था ससंजन। दूसरा था आसंजन। इसमें क्या कहा गया था कि जब एग्जाम्पल दे दूं, जब कोई एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो कहलाएगा असंजन बल। क्या कहलाएगा? असंजन बल। ठीक है, ये था मृदा कोलाइड का पहला गुण। दूसरे गुण के बारे में हमने पढ़ा था सुगठिता यानी प्लास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर हमने क्या कहा गया कि सुगठिता का मतलब क्या होता है कि जब भी हम मृदा कोलाइड के ऊपर प्रेशर डालेंगे, बाहर से कोई दाब डालेंगे, तो दाब डालने के बाद वो क्या होगा, अपने आकार में परिवर्तन कर लेगा या दूसरे आकार में चेंज हो जाएगा। और जैसे आप उसके दाब वापस हटाते हो तो हटाने के बाद वो क्या होगा, सेम पहले वाली आकृति में चेंज हो जाएगा। अगर हम जनरल एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोगों ने गुब्बारे में देखा होगा कि जब गुब्बारे में हवा भरी होती है और आपने प्रेशर डालते हो तो प्रेशर डालने के बाद क्या होता है कि गुब्बारा दूसरी शेप में चला जाता है। जैसे अगर माना कि ये क्या है, बलून है, बलून पे आपने यहाँ प्रेशर डाला, बलून के बाद ये यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे पिचक जाएगा, पिचकने के बाद ये क्या होगा, इधर वाले आयतन में वृद्धि कर लेगा। और जैसे आपने प्रेशर हटाया, प्रेशर हटाने के बाद क्या होगा, ये वापस जो पहले वाली आकृति थी उसमें चेंज हो जाएगा। तो उसी वाले गुण को क्या कहा जाता है, जब ये चीजें मृदा में हो रही होती तो उसको क्या कहते हैं, सुगठिता। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी उन्नी पिंडन या विउन्नी पिंडन की, या विउन्नी पिंडन के बारे में। इन दोनों के लिए क्या कहा गया है कि मृदा कोलाइड्स क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। ऋणावेशित होते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, धनायनात्मक होते हैं। तो सीधी सी भाषा में क्या कहा गया है कि जब कोई भी मृदा कोलाइड दूसरे कणों को अपने साथ जोड़कर एक समुच्चय का निर्माण कर लेता है, यानी ग्रुप बना लेता है, तो इसको क्या कहेंगे, उन्नी पिंडन। क्या कहेंगे? उन्नी पिंडन। यानी जब मृदा कोलाइड दूसरे जो कण होंगे उनको आपस में जोड़कर एक समूह का निर्माण कर लेगा, उसको कहेंगे उन्नी पिंडन। दूसरा, जब हम इसमें कोई विद्युत अपघट्य डाल दिया, अब क्या किया हमने, इसमें कोई विद्युत अपघट्य डाल दिया, तो विद्युत अपघट्य डालने के बाद ये क्या होंगे, ये जो मृदा के कोलाइड से जो चिपके हुए कण थे वो बाद में क्या होंगे, अलग अलग हट जाएंगे, यानी ये जो समुच्चय अच्छा बना था वो टूट जाएगा। और इस क्रिया को कहेंगे विउन्नी पिंडन। यानी जब समुच्चय बन रहा था तो क्या कहेंगे, उन्नी पिंडन, और जब समुच्चय टूट कर अलग अलग हो जाते हैं तो क्या कहेंगे, विउन्नी पिंडन। यहाँ तक समझ में आ गया। लास्ट जो मृदा कोलाइड का गुण बचा था, लास्ट टाइम उसमें क्या कहा गया था, फैलाव एवं सिकुड़ाव। फैलाव या सिकुड़ाव, इसके अंदर इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों ने क्या होगा, तालाब में देखा होगा, तालाब सब लोगों ने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि जैसे तालाब में पानी होता है, पानी आने के बाद क्या होता है, जो तालाब की नीचे वाली सतह होती है उस पर कीचड़ हो जाता है ना। ठीक है, और जैसे पानी बाहर निकलता है, यानी गर्मियों में पानी खत्म हो जाता है तो तालाब की जो सतह होती है क्या हो जाती है, सूख जाती है। सूखने के बाद आप लोगों ने तालाब में क्या होगा, दरारें देखी होगी ना। तो ये जो दोनों चीजें हैं वही फैलाव और सिकुड़ाव का काम करती है। जैसे कि इसमें क्या कहा गया है कि जो मृदा कोलाइड होगी, क्योंकि तालाब में क्या होंगे, मृदा कोलाइड
पानी मिलता है, यानी जैसे वो जल के संपर्क में आते हैं, जल के संपर्क में आने के बाद क्या होगी, वो अपने आकार में बढ़ोतरी कर लेंगे, यानी वो फूल जाएंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं फैला। फिर उन्होंने क्या कहा कि जैसे इन कणों से जब पानी बाहर निकल जाता है, यानी पानी उसमें हट जाता है, रिमूव हो जाता है, तो रिमूव होने के बाद ये क्या करेंगे, अपने आकार में कमी कर लेंगे, और कमी करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और इसको क्या कहेंगे, सिकड़ा कहेंगे। तो ये समझ में आएगा, फैला और सिकड़ा। इसके कारण मृदा में क्या होती है, दरारें पड़ जाती है, और ये मोस्ट ऑफ दी क्रिया कहाँ देखी जाती है, काली मिट्टी। ठीक है, तो ये हो गया अपने मृदा कोलाइड से। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सॉइल कोलाइड, यानी मृदा कोलाइड को कितने भागों में बांटा गया है। टाइप ऑफ मृदा कोलाइड की बात करें तो इसमें क्या कहा है कि जो मृदा कोलाइड होते हैं उनमें पाए जाने वाले पदार्थों के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है, यानी जिन चीजों से मृदा कोलाइड बनेगी तो उन चीजों को उन्होंने उसकी स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा है, यानी मृदा कोलाइड को उन्होंने उनमें पाए जाने वाले पदार्थों के आधार पर दो भागों में बांटा है। पहला कौन कौन से, या तो उनमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे या उनमें अकार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे। जो पहला होगा वो होगा अकार्बनिक कोलाइड्स। अकार्बनिक की बात करें तो मिट्टी बनी किससे, चट्टानों से, और ऑब्वियसली बात है चट्टानों में क्या होता है, खनिज पदार्थों से। तो उसमें क्या कहा गया है कि जो अकार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक कोलाइड, उनको खनिज कोलाइड भी कहा जाता है। तो जो पहला मृदा कोलाइड का पहला वर्गीकरण किया गया है अकार्बनिक या खनिज कोलाइड के रूप में, दूसरा होता है कार्बनिक कोलाइड के रूप में, यानी जिन कोलाइडों में खनिज पदार्थ पाए जाएंगे वो रखे जाएंगे अकार्बनिक कोलाइड्स के इस ग्रुप में रखे जाएंगे, और जिन कोलाइड्स में कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे वो कार्बनिक कोलाइड्स के ग्रुप में रखे जाएंगे। ठीक है, अब अकार्बनिक कोलाइड्स को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला होता है सिलिकेट के आधार पर, पहला है सिलिकेट क्ले, और दूसरा है उनमें पाए जाने वाले आयरन एवं एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड। अकार्बनिक क्लोराइड को कितने भागों में बांटा गया है, अकार्बनिक क्लोराइड को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिलिकेट, दूसरा होता है आयरन या एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड। और अगर बात करते हैं कार्बनिक क्लोराइड की, तो कार्बनिक क्लोराइड में एक ही होता है, वो है ह्यूमस। क्योंकि जितने भी कार्बनिक पदार्थ है सड़गल के लास्ट में क्या होता है, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। और ह्यूमस के बारे में हम सब जानते हैं कि ह्यूमस क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बना हुआ एक भूरे ब्लैक कलर का एक पदार्थ होता है, क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। अब अकार्बनिक कोलाइड की बात करें, अकार्बनिक कोलाइड को उनको क्या कहा गया है, खनिज कोलाइड्स में कहा गया है। इसको भी क्या हुआ, ज्यादातर जो हम लोगों ने सॉइल प्रोसेस की फॉर्म पढ़ी थी, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मृदा निर्माण की प्रक्रिया। उसमें हम लोगों ने चार चीजें ज्यादा पढ़ी थी, या तो ह्यूमस का जिक्र आ रहा था बार बार, या सिलिका का आ रहा था, या एल्यूमिनियम या आयरन का आ रहा था। तो इसी आधार पर इसको सिलिकेट में बांट दिया गया, उसको एल्यूमिनियम को आयरन में बांट दिया गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं सिलिकेट की, तो जो सिलिकेट क्ले होते हैं उनको भी उनके अंदर पाए जाने वाले खनिज पदार्थों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तीन भागों में। पहला है अपना केओलिनाइट, यानी ऐसे कोलाइड, सिलिकेट के ऐसे कोलाइड जिनमें केओलिनाइट खनिज पदार्थ ज्यादा पाया जाएगा, केओलिनाइट समूह में रखेंगे। दूसरा है मोंटमोरिलोनाइट, क्या है, मोंटमोरिलोनाइट, यानी इनके अंदर क्या पाया
नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के आधार पर। किसके आधार पर? क्षेत्रफल या एरिया के बारे में। तो क्ले के बारे में क्या कहा गया, सिलिकेट क्ले के बारे में, कि ये क्या होते हैं, महीन कण होते हैं, इसलिए इनका जो बाह्य क्षेत्रफल होगा वो ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी जितना ज्यादा महीन होगा वो उतना ज्यादा एरिया घेरेगा। अगर कंकड़ की बात करें तो क्या होगा, मोटा होगा तो एक ही एरिया पे मतलब कितना सा एरिया कवर करेगा। अगर ये महीन होगा यानी कोलाइड्स में डिवाइड हो जाएगा तो फिर कितने एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा इसका, ये क्या होंगे कि अगर ये क्या होंगे, महीन कण होते हैं कौन, कोलाइड, तो इनका जो बाह्य क्षेत्रफल भी क्या होगा, ज्यादा पाया जाएगा। तीसरे गुण की बात करें तो इसमें तीसरा गुण है आवेश। अगर हम सिलिकेट के आवेश की बात करते हैं तो जितने भी जो कोलाइड्स होते हैं वो आवेश में क्या होंगे, ऋणावेशित होते हैं। तो अगर सारे कोलाइड क्या होते हैं, आवेश में ऋणावेशित होंगे, तो सिलिकेट भी क्या है, कोलाइड है ना, अकार्बनिक कोलाइड। तो अकार्बनिक कोलाइड है तो ये भी क्या होगा, आवेश में ऋणावेशित होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अधिशोषित आयन। नेक्स्ट इसी बारे में बात करते हैं हम अधिशोषित आयन के बारे में। तो अधिशोषित आयन का मतलब क्या होता है, इन्होंने क्या कहा कि जितने भी जो कोलाइड्स होते हैं वो क्या होंगे, ऋणावेशित होंगे। तो ऋणावेशित होंगे तो क्या होगा, बाद के अपने ऊपर धन आयनों को आकर्षित करेंगे। ठीक है, जैसे धन आयन आकर्षित होंगे, ये जो धन आयन होंगे ये अस्थिर तरीके से जुड़ेंगे, यानी ये क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल आयन के बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, कमजोर बंध के द्वारा। ठीक है, तो जैसे कोई दूसरा धन आयन इनके संपर्क में आता है तो वो दूसरा धन आयन इसको आसानी से यहाँ से हटाकर खुद यहाँ पर चिपक जाएगा, यानी वो इजीली इसको रिप्लेस कर देगा। तो सिलिकेट क्ले वालों में एक विशेषता ये भी पाई जाती है कि उनमें जो धन आयन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कमजोर बंध, कौन से, ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके कारण दूसरा जो धन आयन होगा, मतलब ऋणायन तो नहीं आएगा क्योंकि ऋणायन को आकर्षित नहीं करेगा, ये सिर्फ किसको आकर्षित करेगा, धन आयनों को आकर्षित करेगा। तो ये क्या करेगा, इजीली जो पहला धन आयन होगा वो जो दूसरा धन आयन होगा वो पहले वाले धन आयन को वहां से रिप्लेस करके उसकी जगह खुद आ जाता है। ये चीज आप लोगों ने मिट्टी के मतलब सुधारक के रूप में देखा होगा, जब हम अम्लीय मिट्टी होती है उनमें क्या होता है, अमोनिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है, या अम्लीय जो आयन होते हैं पीएच बढ़ा हुआ, तो इधर क्या होता है, आयरन व एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इधर क्या होता है, कैल्शियम और सोडियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो जब अम्लीय पदार्थों को सुधारने के हम क्या डालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। तो जब कैल्शियम क्या होगा, अगर इनके आयरन इसके एल्यूमिनियम के संपर्क में आया, आयरन के संपर्क में आया, तो इसको यहाँ से हटाकर खुद यहाँ चिपक जाता है, जिसका मृदा अम्लीय से कैसे हो जाती है, क्षारीय होने लग जाती है, और उसको मृदा सुधारक के रूप में काम किया जाता है। तो ये सारी फॉर्म इस तरीके से होती है। ठीक है, ये सारी जो चीजें होती है वो किसके मतलब पोषक तत्वों का अवशोषण या मृदा सुधारक के रूप में फर्टिलाइजर का यूज, ये सब किस पर डिपेंड करता है, कोलाइड्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक ये चीजें समझ में आई। हम लोगों ने सिलिकेट के बारे में पढ़ा कि सिलिकेट जो होता है, सिलिकेट क्ले, उसकी क्या क्या विशेषता होती है। अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ सिलिकेट्स, यानी हम लोगों ने पढ़े थे ना कि सिलिकेट को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम केओलिनाइट। केओलिनाइट, तो केओलिनाइट के बारे में क्या कहा गया है कि जो केओलिनाइट जो कोलाइड्स होते हैं, इनका नाम केओलिनाइट इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें केओलिनाइट खनिज पदार्थ पाया जाता है। कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, केओलिनाइट। क्योंकि अकार्बनिक जो कोलाइड्स होते हैं सारे क्या होते हैं, खनिज पदार्थों से बने होते हैं, इसलिए उनको अकार्बनिक या खनिज कोलाइड्स भी कहा जाता है। तो केओलिनाइट के बारे में क्या कहा गया है कि जो केओलिनाइट होता है कि केओलिनाइट खनिज पदार्थ से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं संरचना की। तो जो केओलिनाइट होता है उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है। ठीक है,
यानी एक पार्टिकल, एक कोलाइड ये और एक कोलाइड ये। अब इनकी बात करें तो इसमें क्या होती है, 2 परतें पाई जाती है। पहली परत होती है अपने एल्यूमिना की और दूसरी परत होती है सिलिका की। किसकी होती है? एक होती है एल्यूमिना की और एक होती है अपने सिलिका की। अगर इसमें क्या होता है, एक एल्यूमिना की पाई जाती है, एक सिलिका की पाई जाती है, इसलिए इन कोलाइड्स को 1:1 टाइप मृत्तिका भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक एल्यूमिना की परत पाई जाएगी, एक सिलिका की परत पाई जाएगी। ये दूसरा कोलाइड आ गया तो इसमें भी एक एल्यूमिना की पाई जाएगी, एक सिलिका की पाई जाएगी, एक पाई जाएगी, इसलिए इसको 1:1 टाइप मृत्तिका भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, अब अपन ने पहले वाले अधिशोषित आयन वाले में पढ़ा था कि जो धनायन होते हैं वो इजीली रिप्लेस होते हैं, ये चीजें इजीली जुड़ती है, तो ये हट जाती है। तो ये जो 2 परतें होती हैं वो यहाँ पर या तो ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन, या तो ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन के माध्यम से जुड़ी होती है। यानी इन 2 परतों को जोड़ने का काम कौन करता है, या तो ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल, जो कमजोर बंध होते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि ये जो क्लोरिनाइड होते हैं इनकी केवल बाह्य सतह ही एक्टिव पदार्थ के रूप में यानी सक्रिय होती है। इसमें केवल क्या होती है, यानी जो दूरी होगी 2 कोलाइड के बीच में ये कम होती है। अब सॉरी ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि केवल जो बाह्य सतह होती है वही क्या करेगी, सक्रिय रूप से काम करेगी। इसलिए ये केवल बाह्य सतह ही धनायनों को आकर्षित करेगी। क्या करेगी, धनायनों को आकर्षित करेगी। अब केवल बाह्य सतह धनायनों को आकर्षित कर रही है तो क्या होगा, धनायनों की जो संख्या होगी वो इसमें कम पाई जाएगी। वैसे तो ज्यादा पाई जाएगी पर जो दूसरे थे मोन्टमोरिलोनाइट और इलाइड उनकी अपेक्षा इसमें क्या होगी, कम पाई जाएगी। अगर धनायन कम पाए जाएंगे यानी धनायन को कम आकर्षित कर पा रहा है तो इसमें क्या है, कोलाइड्स के गुण भी कम पाए जाएंगे, क्योंकि कोलाइड के गुण कम है तभी तो धनायन को कम आकर्षित कर पा रहा है। तो अगर कोलाइड के गुण कम पाए जाएंगे तो कौन कौन से गुण कम पाए जाएंगे, यानी उसमें विषमांकता कम पाई जाएगी, सुगठिता कम पाई जाएगी, ससंजन और आसंजन बल कम पाया जाएगा, प्रेरणा और संप्रदा भी कम पाया जाएगा। अब इन ये सब चीजें कम पाई जाएगी परंतु इसमें पारगम्यता या पोरोसिटी रंध्रापन ज्यादा पाई जाएगी। इसमें मृदा कोलाइड से गुण तो कम पाए जाएंगे पर इसमें पारगम्यता और पोरोसिटी ज्यादा पाई